करें आपकी पार्टी की तो 2020 में ये लॉन्च हुई थी, 2019 5 अगस्त 2020 जी 2019 के जो 5 अगस्त के बाद कुछ महीनों के बाद हमने पार्टी लॉन्च की थी। करीब 4 साल बीत चुके हैं, तो इन 4 सालों का जो अरसा ही बहुत छोटा होता है किसी भी पार्टी के लिए ग्रो करना। क्या मानते हैं कितना सपोर्ट और कितना भरोसा है लोगों को अपनी पार्टी को लेकर? देखिए, पहले साल 2020 8 मार्च को जब हमने लॉन्च की तो कुछ दिनों के बाद ही हम दिल्ली गए प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, क्यों हालात वैसे ही थे, यहाँ डिस्परेशन के थे। सो वी हैड टू रश टू दिल्ली कि हम प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करें, होम मिनिस्टर से मुलाकात करें। 5 अगस्त 2019 को 370 उठाने के बाद ये सब लोगों में परेशानी थी कि हमारे बच्चों को अब नौकरियां नहीं मिलेंगी, वो पूरे मुल्क से लोग कम्पीट करेंगे। दूसरा ये था कि हमारी बच्चों के लिए ज़मीनें नहीं रहेंगी, क्यों ज़मीन वैसे ही कम एरिया है यहाँ, तो पूरे मुल्क से लोग आएंगे। और फिर स्टेटहुड का भी था ही। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल नीचे आई थी, नौजवान बुजुर्ग जेलों में थे, तो ये इमरजेंसी वाली हालात थी। तो हमने कुछ परवाह न किए हुए उठ के चले गए और वज़ीर-ए-आज़म से मिले, होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की। और मुझे खुशी है कि उन मुलाकातों ने इमीडिएट रिजल्ट्स 1 महीने में ही देने शुरू किए। हम ने ये तो नहीं किया कि अपने लिए कोई इक़्तिदार वहां से लाए, लेकिन जो लोगों की इमीडिएट परेशानियां थी कि ज़मीनों का डर था या नौकरियों का डर था, वो हमने नोटिफिकेशन निकलवाई, प्रोटेक्शन दिलवाई दी कि जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए रहेंगी और जम्मू कश्मीर की ज़मीनें एग्रीकल्चर लैंड जो 88% है हमारी, वो खाली जम्मू कश्मीर के वासी एक दूसरे को बेच सकते हैं, और 7% जंगल और जो सरकारी है वो भी जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए ही हैं, और 5% इंडस्ट्री के लिए। आई एम अ सपोर्टर ऑफ दैट। पहले लीज 99 साल का होता था, तो ये 2 परेशानियां तो दूर हो गई, और 2870 लोगों को हम पहले 1-2 महीनों में रहा करवा सके। उसी के साथ कोविड हो गया था, तो हमारी एक्टिविटी भी बहुत कम रही। मैं नहीं कहूँगा कि हम लोगों तक पहुँच सके। लोगों में बहुत हमारी नफरत थी, लोगों को लगता था कि हमने कोई गद्दारी की है, क्योंकि द सेंटिमेंट जो पुरानी रिवायती जमातें यहाँ हम भारतीय 1947 में हमने इलाक हिंदुस्तान के साथ किया, लेकिन यहाँ एक नैरेटिव चलाया गया था कि ये आर्जी इलाक है जो सबके दिलों में बैठा था। और 5 अगस्त को जब ये उठा तो उससे सब परेशान, सभी को ये हुआ, हमको भी गिला हुआ। हम क्या आपको सच कहेंगे, ऐसी बात नहीं है क्या, हमको भी लगा कि ये कैसे उठाया गया जब हमारा एक्सेशन ही इसी बेसिस पे है, तो फिर क्यों। लेकिन हकीकत डॉन की हम पे जल्दी, और हमने कहा कल जो मोरख है वो हमें दोषवार ठहराएगा कि कोई सियासतदान ने हिम्मत नहीं की, सच बोलने की, सामने नहीं आया, लोगों की मुश्किलात हैं। हम इसलिए आए। देखिए साहब, 5 साल बाद अगर मैं 12 दिसंबर 2023 के बाद जाता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और कहता मुझे ये सब चीजें दे दो, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया होता, कौन देता? वक्त की अपनी कीमत है, और हम निकले, हमने गालियां खाई, लोगों के खिदमतगार हैं। आहिस्ता आहिस्ता 2021 में थोड़ा सा लोग हमारी बात पे गौर करने लगे, और हम हर जगह कहते थे कि हमारी सियासत सच की है। तो पहले ये सवाल होता था, सियासत और सच ये कैसे मुमकिन है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से अब नरेटिव ही यही है, जो हम कहते हैं सब वही कहते हैं। अब वो ऑफ कोर्स जो रिवायती जमातें हैं वो आज भी कहते हैं कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट का नहीं है, ये इट इज़ नॉट अबाउट कि हमारे यहाँ पानी बिजली सड़क का नहीं है, ये है हमारे वकार का। और मैं आपको बताऊं, अब लोग समझते हैं वकार ये कहते हैं उस चीज़ को, इनको कुर्सी मिली तो सब कुछ, सब वकार मिल गया जम्मू कश्मीर को, इनको ले गए। तो इसलिए आज मुझे लगता है, मैं नहीं ये कहूँगा न्यूमेरिकली मैं कहाँ पर हूँगा, कल मेरी क्या होगी, लेकिन हमारी आवाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो सच की आवाज है। देखिए, वहीं अगर हम माहौल की बात करें तो 2019 के बाद काफी कुछ बदला है। अब इस बार भी हम देख रहे हैं, जो ये ऐसे पहले चुनाव है जहां पर इस तरह के बाइकआउट के कॉल्स नहीं है, आपको लगता है इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा पिछले सालों के मुकाबले? देखिए, मुझे पुख्ता यकीन है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा। अब चूंकि ये पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का है, तो पार्लियामेंट में जाहिर है उस तरह से उत्साह नहीं होता है जितना असेंबली में होता है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, मेरे हिसाब से तो कम से कम इट विल 3 times grow than 3 to 4 times grow than what it used to be। और बिना खौफ के, कोई प्रेशर नहीं है लोगों के दिमाग पे, किसी के दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं है। अब हम भी घूमे, पूरे वादी में घूमे,
अभी मैं जम्मू के साइड में भी जा रहा हूं, अब राजौरी के साइड में, लेकिन कहीं प्रेशर नहीं है। कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए अल्ताफ बुखारी का प्लान क्या है, रोड मैप क्या है? अगर आपके कैंडिडेट्स जीते हैं तो पार्लियामेंट में किन मुद्दों को उठाएंगे आप? देखिए, मैं बताऊंगा आपको, कश्मीर का बेसिक इस वक्त जो इशू किसी भी सरकार का चैलेंज होगा वो है, यहां अभी लोगों में स्टेटहुड को लेके बहुत बड़ा ये है कि हमारी स्टेट वापस मिल जाए, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को ये है कि डेमोक्रेसी इमीडिएटली बहाल हो, कि स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हो। नंबर 3, अब लगता है लोगों को 5 साल अमन के गुजारे हैं। जो बच्चे, बुजुर्ग जिन्होंने कभी पत्थर मारा हो या जिन्होंने कोई हीनियस क्राइम्स नहीं की हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि दिल बड़ा दिखा के, क्यों हम वासी हैं इस मुल्क के, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए अगर सजा है तो सुविधाएं भी हैं, तो वो करके हमें आगे चलना होगा। नौजवान हमारा चैलेंज है, नौजवान की नौकरियां, पढ़े हुए नौजवान बहुत हैं, लड़के लड़कियां जिनको जिसे कहते हैं ना एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वी विल हैव टू सी। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन जिनको मिलेगी उनको फेयरली मिले। और आपने 370 का जिक्र नहीं किया। नहीं, 370 तो मैं अनरियलिस्टिक बात करता नहीं हूं, है हो नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया, अब पार्लियामेंट ही रास्ता है ना, और पार्लियामेंट में मुझे नहीं लगता है, कांग्रेस का मैंने मैनिफेस्टो दे दिया, जो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी जमात मानी जाती है, दो अब न्यूमेरिकली वो उतनी बड़ी रही नहीं है, लेकिन उन्होंने भी नहीं रखा है तो कहां से आएगा? बीजेपी तो आने नहीं देगी, उन्होंने रखा नहीं, और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी पीडीपी उनके सहयोगी हैं, वो शिवसेना ने रखा नहीं है, वो उन्हीं के सहयोगी तो हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है, और मैं लोगों को मिसलीड नहीं करूंगा। हम मेरे आम आदमी के लिए 370 का मतलब था उसकी नौकरियां जितनी भी है सरकार की, उनके बच्चों के लिए रहे, वो हमने प्रोटेक्शन लाया। जमीनें जितनी भी हैं उनके बच्चों के लिए रहे, तो वो प्रोटेक्शन लाया। सो इन अ वे लोगों को अगर डिफरेंस नहीं दिख रही है 5 अगस्त 2019 से पहले और उसके बाद, उसका श्रेय अगर किसी को मिलना चाहे अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी को मिलना चाहे। लेकिन हम लोग इतने छोटे थे कि हमें बेचना नहीं आया, वी कुड नॉट ड्रम इट अप, वरना इस पे तो 3 इलेक्शन जीते जा सकते थे। लेकिन देखिए, कश्मीर में ये परसेप्शन है, इनफैक्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन जो आपकी पार्टीज हैं, वो लगातार ये कह रही हैं कि आप जो है वो बीजेपी की प्रॉक्सी हैं। देखिए, तो इस जो ये परसेप्शन बनाया गया है, तो आपको लगता है इसको आप फाइट कर पाएंगे? देखिए, मैं बताऊंगा, और इसीलिए बीजेपी ने इस बार कैंडिडेट्स नहीं उतारे हैं, पिछली बार उतारे थे, इस बार नहीं उतारे। वो कह रहे हैं हम पैट्रियोटिक पार्टीज को सपोर्ट करेंगे। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊंगा, ये 1947 से यहां हमेशा हुआ है। जब भी कोई यहां शेख फैमिली का अपोजिशन करने निकला, उसको कहा गया ये दिल्ली का एजेंट है। जब भी 1947 से, जब उनको लगा कि ये इससे उसको नहीं बदनाम कर सके, तो कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट है। इन्होंने पीडीपी को भी कल तक ये वही कहते रहे कि अडवाणी की पार्टी है, अडवाणी ने बनाया। ये इल्जाम तो चलते ही रहेंगे। देखो, इन इल्जामों, ये सिर्फ इल्जाम है, ये इल्जाम तो चलते ही रहेंगे। जब ये जाएं प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, तब होगी जनाब बड़े लीडर हैं, कदावर लीडर हैं, मिले। जब एक आम नागरिक अल्ताफ बुखारी जैसा जाके मिलता है और लोगों के मसले हल करके लाता है, तो इनको मुंह दिखाने के लिए कुछ कहना है तो ये कहते हैं जनाब ये एजेंट है। मैं कहता हूं ये तो मेंबर पार्लियामेंट थे, व्हाई डिड इट नीड एन अल्ताफ बुखारी और एन अपनी पार्टी to get these things done? They were our representatives in the parliament. In fact, फारूक साहब is the tallest, अभी भी हैं, 3 मेंबर हैं, 5 जून तक है। क्यों नहीं कराए कुछ? क्यों? They are never interested in getting problems solved for people. अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक बैठक हुई थी यहाँ पे श्रीनगर में, जिसमें बीजेपी के एक सीनियर लीडर थे, आप थे और सजाद लोन साहब थे। उसको लेकर लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस से कह रही है कि उस मीटिंग में हुआ क्या? ये बिल्कुल इनकी इंफॉर्मेशन गलत है कि वो बीजेपी के एक लीडर की मीटिंग यहाँ हुई और सजाद लोन साहब आए और अल्ताफ बुखारी के पास तो सभी आते हैं। अल्ताफ बुखारी के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी आते हैं, लेट नेशनल कॉन्फ्रेंस डिनाई इट। अल्ताफ बुखारी के पास पीडीपी के लीडर भी आते हैं, लेट पीडीपी डिनाई इट। अल्ताफ बुखारी के पास बीजेपी के लीडर भी आते हैं, आई डोंट डिनाई इट।
अल्ताफ बुखारी के पास लोन साहब भी आता है, अल्ताफ बुखारी के पास आप नेम एनी पार्टी सब लोग आते हैं। मैं शहर के सेंटर में रहता हूँ, मैं शहर इस स्टेट का एक बिजनेसमैन भी हूँ, और मैं अदरवाइज आई एम अ कर्टियस पर्सन। आई हैव फ्रेंड्स ऑल अक्रॉस इन ऑल द 3 पार्टीज, एवरी पार्टी, कांग्रेसी भी आते। तो इसमें कुछ ऐसा डाउटफुल वाली कोई बात नहीं? पहली बार थोड़ा ही थी वो पहली बार आए, ऐसी भी बात नहीं है पहली बार आए। देखिए इनको लगता है पहली बार आए, क्यों somebody wanted to make a news, there is no news in it। सजाद लोन साहब तो मुझे लगता है महीने में एक बार आते हैं, उनकी फैमिली के टर्म से मेरे साथ, वो भी नॉर्थ से आते हैं, मैं भी नॉर्थ से आता हूँ। सियासत हमारी अलग अलग है, सियासत डिफरेंट चीज है। सियासत में आई मे हैव डिफरेंसेस विथ हिम, बट देन दैट डज नॉट मीन। तो मैं पर्सनली मुझे उमर साहब से कोई झगड़ा नहीं है। महबूबा जी हो सकता है उनको लगता हो कि नहीं कहीं उनके साथ ज्यादती हुई, हालांकि ज्यादती उन्होंने आरोप तो ये लगाया है कि आप वो शख्स हैं जिन्होंने पीडीपी को तोड़ा है और उसकी वजह से पार्टी कमजोर हुई है। आज की डेट में महबूबा मुफ्ती इस पार्टी में पीडीपी को तोड़ा है किसी ने, महबूबा मुफ्ती ने खुद तोड़ा है। मैंने तो नहीं तोड़ा, मुझे निकाला गया पार्टी से जनवरी 2019 में। और जिस दिन हम उनकी रिहाई के लिए गवर्नर के पास गए और लोगों की रिहाई के लिए गवर्नर के पास गए, क्यों, दुकानें खोलने के लिए, ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए, वहां से निकले तो इन्होंने 19 लीडरों को पार्टी से निकाल दिया। अगर वो कोई स्टेटमेंट उन दिनों में नहीं देती थी, हाउ कम डिड दे गिव दिस स्टेटमेंट? अगर बाकी के लिए वो गिरफ्तार थी, इसके लिए क्यों नहीं गिरफ्तार थी? तो उन्होंने जब 20 लोग 19 को निकाला तो पार्टी तो खुद ही बन गई। अब पार्टी, अगर इसका श्रेय किसी को जाता है पार्टी बनाने का, आई वुड ग्लैडली गिव इट टू महबूबा मुफ्ती। क्यों, उसने हमें फोर्स किया पार्टी बनाने को, वरना अल्ताफ बुखारी ने तो रिटायरमेंट ले ली थी। मैं तो लोगों की खिदमत कहीं और बैठ के करता। आज महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है जहां पे उन्होंने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि वो और प्रॉक्सीज मिलकर पीडीपी को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने सूट बूट वाले इखवान की बात की है। क्या इशारा आपकी तरफ है? देखिए, वो ज्यादा जानती हैं कि वो खुद हुकूमत में रही है। अगर गारमेंट्स कुछ कर सकती तो फिर उन्होंने 2017 में चुनाव क्यों पोस्टपोन किया पार्लियामेंट का? अगर गारमेंटों तक होता है इलेक्शन जितवाना, और तो ये तो सूट बूट वाली भी नहीं थी, ये तो ऑफिशियल बीजेपी की चीफ मिनिस्टर थी। तो ये क्या, लोगों ने वोट डालने होते हैं, सरकार वोट नहीं डालती है। तो महबूबा मुफ्ती ने क्यों वो चुनाव ये करवाया, पोस्टपोन करवाया, और बाई उसका लड़ रहा था? इसका मतलब है या वो नाकाबिल थी या लोगों में वो अपना सहयोग खो चुकी थी, जो 2019 के इलेक्शन ने दिखाया। तीसरे नंबर पे आई, 4 असेंबली सेगमेंट्स उसने रिप्रेजेंट किए थे, चारों में आ रही। और क्या चाहिए उसको महबूबा मुफ्ती को आईना देखने के लिए? इस आईने से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है अभी। वहीद परा का भी एक बयान सामने आया है जहां पे उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि आपका हाथ हवाला में है और आप कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। खैर, मैं वहीद परा पे कोई, आपके पुराने साथी हैं? नहीं, मेरे कोई साथी नहीं रह चुके हैं? नहीं, मेरे तभी हमारे साथी नहीं थे। वो इस घर का फेवरेट था, इन तक ही महदूद था। हमने अपने पास आने नहीं दिया है कभी। हमारे पास जब आए होंगे तो हमने सिफारिश ही की होगा, बिकॉज ही वॉज अ स्मॉल टाइम प्लेयर। शायद मुझे लगता है बैंक में इसका कोई लिमिट विमिट के प्रॉब्लम थी, हमने वो कराया था। तब तो हमें पता नहीं तब से आज तक वो कैसे हुए हैं, लेकिन मैं उन पे कोई ये करना नहीं चाहता हूँ। ये तो ऐसे तो ये आज पहली बार है, मुझे ये तो उससे पहले भी लगे हैं ये आरोप, ये तो आज के ही नहीं है। फिर उसकी जो लीडर है जिसको वो पूछता भी है और सब कुछ करता है, तो मुझे बताया ना, फिर उन्होंने मुझे क्यों मिनिस्टर बनाया, वर्क्स मिनिस्टर क्यों उनके बाप ने बनाया, मुझे क्यों मजबूर किया इलेक्शन लड़ने पे, फिर मुझे क्यों एजुकेशन में, फिर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर, फिर मुझे तीनों जमातों ने मिलके क्यों चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया। तो अगर मुझ पे इतने सारे आरोप सही हैं, और तो फिर तो मुझे लगता है पहले इनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। हम तो तैयार हैं जवाब देने के लिए। आपने बारामुल्ला सीट पर सजाद लोन को सपोर्ट किया है, और लेकिन ये एक अनडिक्लेयर कोalition है कि आप डिक्लेयर्ड कोalition, नो, हमने छुप के कोई काम नहीं किया। उसने पब्लिकली सपोर्ट मांगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने पब्लिकली सपोर्ट दिया। और हमारे लोग आप देख रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बराबर ऐसे ही लगे हैं जैसे वो हमारे अपने कैंडिडेट हैं।
ये कोalition असेंबली इलेक्शंस के नहीं नहीं नहीं, ये दिस इज स्पेसिफिकली हमने पार्लियामेंट के लिए किया और अभी तक हमने असेंबली जब होगा यहाँ कोई भरोसा थोड़ा ये लोग जाते हैं दिल्ली रोज, नहीं करो जी नहीं करो जी, ये तो यही लोग वहां दिल्ली के तो यही लोग यहाँ हैं परमानेंट एजेंट दिल्ली के। लेकिन चर्चा ये भी हुई थी बीच में कि एक कोalition ये भी बन रहा है जिसमें थर्ड फ्रंट की तैयारी हो रही है, जिसमें आजाद साहब शायद पीछे हट गए, जिसके बाद ये नहीं आजाद साहब पीछे नहीं हट गए। मैं बड़ा खुल के बताऊंगा, आजाद साहब की बात मेरे से हुई। आजाद साहब को मैंने कहा साहब मेरा वोट ट्रांसफर नहीं होता है, मैं बिल्कुल तैयार हूं, आइए मर्ज करिए अपनी जमात को। शायद फिर आजाद साहब की जमात ने नहीं माना या आजाद साहब को खुद नहीं आया। आई रिस्पेक्ट आजाद साहब, ही इज अ वेटरन इन पॉलिटिक्स, ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं कह सकते। और लेकिन मशवरा उनका हमेशा अवेलेबल रहेगा सबको। जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मशवरा दे सकते हैं, पीडीपी को मशवरा दे सकते हैं, तो फिर अगर हम भी पूछें उनसे कभी कभार मशवरा तो उसमें क्या है। जब वजीर आजम हिंद उनको हिंदुस्तान में एक साथ चुनाव हो या ना हो उसमें मशवरा लेंगे तो हमें क्या एतराज है। मशवरा डिसीजन तो हमारा है लेकिन मशवरा तो किसी से भी लेंगे। कोई कोलिशन ऐसी नहीं है और ना ऐसा कोई इरादा है, उनका भी नहीं है हमारा भी नहीं, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। देखिए वही अगर हम बात करें तो कि पाकिस्तान को लेकर चर्चा को लेकर बार बार ये बात होती है कि बातचीत होनी चाहिए, जिससे इनफैक्ट हमने उमर साहब का भी स्टेटमेंट देखा है, फारूक साहब का भी स्टेटमेंट देखा है जहां पे वो कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। तो क्या आप इस बातचीत के हिमायती हैं? मैं देखिए जी दो चीजें बताता हूं। फारूक साहब वही हैं जो कहते थे बमबारी करो, पाकिस्तान पे बमबारी करो। आज वो कहते हैं बातचीत करो, लेकिन व्हाट इज हिज लोकस स्टैंडाई इन दिस? मेरा कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। इनके वाले तो करके आए दिल्ली में एग्रीमेंट, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। तो इसमें कहा, ये तो दिल्ली इनको मुद्दा देती है बोलने के लिए, वरना इनका क्या लोकस स्टैंडाई है उसमें? व्हाट इज देयर लोकस स्टैंडाई? किस स्टेट का कोई चीफ लीडर आपको बोलता है पाकिस्तान से क्या करना है? तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली के इंस्ट्रक्शंस हैं ये? दिल्ली कहलवाती है इनसे भी, ऐसे क्या है, हर चीज चलती है यहाँ। अच्छा वहीं आपने बात की डोमिसाइल की कि डोमिसाइल को लेके जो कोशिश हुई थी उसमें अपनी पार्टी का बहुत बड़ा रोल आप क्लेम करती है आपकी पार्टी? मैंने क्लेम नहीं करता हूं, मैंने किया। आई लेट एनीबॉडी कंट्रोडिक्ट। लेकिन आफ्सपा को लेके क्या आफ्सपा को लेके भी आप मुहिम छेड़ेंगे? मैं नहीं मुहिम, उसमें तो मुझे मुहिम छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। शायद हमारे रवैया ने, मेरे लोगों के बिहेवियर ने होम मिनिस्टर को मजबूर किया वहां ये कमिटमेंट देने को। वी आर थिंकिंग ऑफ रिमूविंग Armed Forces Special Powers Act and sending army back to the barracks. So I congratulate my people. मैं लोगों को मुबारकबादी देता हूं, लोगों ने अमन का रास्ता चुन लिया। दिल्ली भी मजबूर हो गई ये शब्द कहने के लिए। और कौन सी दिल्ली? मोदी की दिल्ली। ये तो कोई और नहीं है ना, तो हम क्यों ना वेलकम करें इसको? हम तो वेलकम करते हैं। दिस इज गुड एंड ही हैज द पावर टू डू इट। ऐसा नहीं है कि यहां हमारे चीफ मिनिस्टर कहते थे हम हटाएंगे, इनके पावर में है ही नहीं, था ही नहीं। अगर होता तो किया क्यों नहीं? लेकिन जब अगर आपके कैंडिडेट जीतते हैं तो क्या आप इसको पुश करने के लिए, परस्यू करने के लिए कदम देखिए मैं उठाएंगे? आपको बताऊंगा, एक चीज कहते हैं साइलेंट डिप्लोमेसी। मेरे अपने वजीर आजम के साथ अगर बात करनी है तो बहुत तमीज से, तहजीब से, साइलेंटली मैं मशवरा दे सकता हूं उनको, मैं फोर्स नहीं कर सकता हूं। और मुझे यकीन है कि मशवरा सुना जाता है किसी भी शहरी का, जब तक शहरी हिंदुस्तानी शहरी हो।